गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शंस के कंटिन्यूशन में ही डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये तो हमको पता ही है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते समय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उसे पास करने होते हैं एज पर द प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड इन दी कॉलिंग फंक्शन। लेकिन अगर हम फंक्शन को कॉल करते समय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से एक आध आर्ग्यूमेंट मिस कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा? रिसीविंग एंड में तो उतने ही आर्ग्यूमेंट्स, उतने ही पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे जितने हमने प्रोटोटाइप में लिखे थे। लेकिन कॉल करते समय अगर हमने एक या दो आर्ग्यूमेंट मिस कर दिए तो व्हाट विल हैपन? उन मिसिंग आर्ग्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो ट्रांसफ़र होगी। अर्थात हमको फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते समय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को वहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना होगा। क्योंकि कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो कंपाइल करते समय वो प्रोटोटाइप के साथ आपकी फंक्शन की कॉल को मैच करता है, और मैच करता है में अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर मिसिंग होते हैं तो वो आपको एरर देता है। लेकिन अगर आपने प्रोटोटाइप में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है और रिसीविंग एंड पे पैरामीटर्स जो हैं उनके अनुसार कॉल किए जाने वाली कॉल में आर्ग्यूमेंट मिस हैं, तो उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को वहाँ प्लेस कर देगा। और जब एक्चुअल रन टाइम में कॉलिंग होगी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज उन पैरामीटर्स को पास हो जाएंगी। The compiler looks at the prototype to see how many arguments in a function, uses and alerts the program for possible default values. कंपाइलर प्रोटोटाइप के अनुसार चेक कर लेगा कि फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, और जितने आर्ग्यूमेंट मिस हैं उनके स्थान पर उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है उसके लिए अलर्ट दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल देखिए। फ्लोट अमाउंट, फ्लोट प्रिंसिपल, ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। INT पीरियड, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। फ्लोट रेट बराबर 0.15, वैल्यू बराबर अमाउंट $5000, एक ऐसे भी कॉल हो सकती है वैल्यू बराबर अमाउंट 5000, 12 और 0.12। यू कैन सी है कि ये अगर हमारी प्रोटोटाइप थी और ये हमारी क्या है, कॉल है, दिस इज ए कॉल। यहाँ अमाउंट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और दो वैल्यूज ट्रांसफर की जा रही है। 5000 पहले स्थान पे पहले आर्ग्यूमेंट को, दूसरे स्थान पर वैल्यू जो है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट को। अब यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तो कंपाइलर क्या करेगा? एज पर दी प्रोटोटाइप कंपाइलेशन के समय ही, क्योंकि यहाँ तीसरा आर्ग्यूमेंट मिस है, इसकी जगह 0.15 को प्लेस कर दें। अब जो कॉल होगी
वो 10.15 किसको मिल जाएगी, ब्रेन को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इफ द आर्गुमेंट इज मिस्ड देन उस आर्गुमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में प्रोटोटाइप में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो पास हो जाएगी। एंड इफ आर्गुमेंट इज नॉट मिसिंग तो प्रोटोटाइप के डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो एक्चुअल वैल्यू भेजी जा रही है उसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यानी कि 5000 पहले आर्गुमेंट को मिलेगा, 12 दूसरे आर्गुमेंट को और तीसरे आर्गुमेंट को मिलेगा 0.1 दोनों तरीके मैंने आपको लिख दिए। पहले तरीके में आर्गुमेंट मिस है, दूसरे में आर्गुमेंट मिस नहीं है। ये क्यों? ये इसलिए कि अमाउंट कैलकुलेट कराने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बैंक की मिनिमम ब्याज दर 0.15 है तो वो तब मिलेगी। अगर आपके पास अलग कोई ब्याज दर से कैलकुलेट करवाना तो वो लिख दो, और अगर वो कोई ब्याज दर नहीं है तो डिफॉल्ट जो ब्याज दर है वो तो अपने आप चली जाएगी, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का एक प्रोविजन आपको C++ में है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज स्टैक फॉर टाइप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के समय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को चेक किया जाएगा उसकी टाइप के अनुसार एंड इवेल्युएटेड एट द टाइम ऑफ कॉल। कॉल के समय से इवेल्युएट किया जाएगा। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट ओनली द ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज and therefore we must add default from right to left. This is the important thing. जब हम क्या इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना सकते हैं? नो। क्या इसको बना सकते हैं? नो। ये जो राइट मोस्ट का है पहले ये बनेगा, इसको भी बनाना चाहते हो तो इसके साथ साथ ये भी बनेगा और इसके बाद इसको बनाना चाहते हो ये भी बन सकता है। तो हमेशा डिफॉल्ट आर्गुमेंट करने का जो कायदा है, जो रूल है वो है राइट टू लेफ्ट। मिनिमम 1, मैक्सिमम में भी 2, मैक्सिमम में भी 3, 4, 5, 6 एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू इट, लेकिन राइट से बनना चाहिए। ऐसे नहीं ये छोड़ के इसको बना चाहिए। वी कैनॉट provide a default value to a particular argument in the middle of an argument list. Middle में कहीं नहीं बनेगा। Default arguments are useful in situations where some arguments always have the same value. ये उन सिचुएशन में फायदा है जब कुछ आर्ग्यूमेंट की हमेशा हर कॉल में सेम वैल्यू रहनी है, तो बार बार उस वैल्यू को क्यों ट्रांसफर करना। लेट दैट बी ए डिफॉल्ट वैल्यू और आप कॉल करते समय उसे मिस कर दीजिए, तो हमेशा वो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल होती रहेगी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स? कि हम एग्जिस्टिंग फंक्शन में डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड करके नए पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड टू कंबाइन सिमिलर फंक्शंस इनटू वन। अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं तो सिमिलर फंक्शन को एक बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट की। In C++, an argument to a function can be declared as constant as shown below. कि हम चाहें तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को कांस्टेंट बना सकते हैं। हाउ?
CONST, CHAR, स्टार्टिंग या IND लेंथ कांस्टेंट, स्ट्रिंग एम्परसेंड एस। यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट को कांस्टेंट बना दिया, यहाँ पे इस आर्गुमेंट को हमने कांस्टेंट बना दिया, रिजर्व वर्ड यूज किया C-2। ऐसा करने से क्या होगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि P को अल्टर नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अगर गलती से भी ये प्रयास किया गया कि P को या S को मॉडिफाई करने का प्रयास किया गया तो कंपाइलर आपको एरर मैसेज देगा। ये जो इस तरह का जो डिक्लेरेशन है ये यूजफुल कब है? जब हम कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं या आर्गुमेंट के स्थान पर मुझे रेफरेंसेस को भेजा जा रहा है तो रिसीव करने वाला अलियास बन जाता है या रिसीव करने वाला पास किए गए आर्गुमेंट के एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो आपने क्या किया कि ओरिजिनल आर्गुमेंट्स के एड्रेसेस के वेयर अबाउट का पता बता दिया। तो वो जो कॉल्ड फंक्शन है वो उन वेयर अबाउट्स को जानता है, वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर ये काम आप नहीं करवाना चाहते, सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस में हमेशा पास किए जाने वाले आर्गुमेंट्स को कांस्टेंट बना दीजिए ताकि वो फंक्शन उन रेफरेंसेस के माध्यम से एक्चुअल रेफरेंस की वैल्यूज को बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। नाउ जिस प्रकार से हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं उसी प्रकार से फंक्शन की भी ओवरलोडिंग की जा सकती है। कि एक ही चीज है वो डिफरेंट इंस्टेंसेस पे डिफरेंट बिहेवियर को दिखा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ओवरलोडिंग। तो C++ में फंक्शंस को भी ओवरलोड किया जा सकता है, यानी कि फंक्शन डिफरेंट इंस्टेंसेस पे या डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट बिहेवियर को दिखा सकता है। सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक फंक्शन है ड्रॉ या शेप। उसको हमने आर्गुमेंट भेजा सर्कल ऑब्जेक्ट का, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो उस ड्रॉ या शेप नाम के फंक्शन ने सर्कल बना दिया। अब किसी दूसरे मौके पे हमने शेप या ड्रॉ को कॉल करते समय ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा तो उसने ट्रायंगल बना दिया। यानी कि शेप और ड्रॉ काम तो शेप बनाने का कर रहे हैं, ड्रॉ करने का कर रहे हैं, लेकिन एक बार कभी सर्कल बनाता है, कभी ट्रायंगल बनाता है। वो इसलिए बनाता है कि आप जो आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो वो डिफरेंट टाइप का। तो एज पर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी आर्ग्यूमेंट फंक्शन भी डिफरेंट बिहेव करता है। इसे हम कहते हैं फंक्शन में पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप करना। और ये काम होगा फंक्शन को जब हम ओवरलोड करेंगे
तो जब भी हम कोई फैमिलियर फंक्शंस डिजाइन करते हैं विद वन फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम एक ही होगा बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टाइप, लेकिन फंक्शन के पैरांथेसिस में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और डिफरेंट टाइप होंगे, नाम सबका सेम। द फंक्शन वुड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट इन द फंक्शन कॉल। अगर हमने फंक्शन की कॉल करी और फंक्शन का नाम के साथ में आर्ग्यूमेंट्स अपन ने अलग प्रकार के लिख दिए तो वो फंक्शन अलग प्रकार का बिहेवियर करेगा। दोबारा हमने उसी फंक्शन को कॉल किया, अब अपन ने वो आर्ग्यूमेंट लिखे जो पहली बार लिखे थे वो नहीं दूसरे, तो ये फंक्शन दूसरी तरीके से बिहेव करेगा। कहने का मतलब है कि पहले हमने राम को भेजा, उसने डिफरेंट बिहेवियर किया, आपको अब की बार अपन ने शाम को भेजा, उसने डिफरेंट बिहेवियर किया। द करेक्ट फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स बट नॉट ऑन द फंक्शन टाइप। अब आप कहेंगे जब एक ही नाम के एक नंबर ऑफ फंक्शन है, हाँ हर एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट उनकी टाइप अलग अलग है, तो फंक्शन की कॉल के समय यह डिटरमाइन किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा कि अमंग नंबर ऑफ फंक्शंस में से जिस किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की संख्या और उनका ऑर्डर यानी कि टाइप कॉल किए जाने वाले आर्ग्यूमेंट की संख्या और उनकी टाइप से मैच कर रही है तो वही पर्टिकुलर फंक्शन कॉल किया जाएगा। अगर वो नंबर 1 से मैच कर रही है तो नंबर 1 कॉल हो जाएगा, नंबर 2 से मैच कर रही है तो दूसरा कॉल हो जाएगा, नंबर 3 से मैच कर रही है तो तीसरा कॉल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ पे तीनों फंक्शन के नाम सेम है लेकिन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हैं और उनकी टाइप भी अलग अलग है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल में ये हो जाएगा INT ADD INT A INT B INT add INT A INT B INT C double add double A या double X double Y double add INT P double Q double add double P INT Q C out less than add 5,10 C out less than add 15,10.0 C out less than add 12.5, 7.5 C out less than add 5, 10, 15 C out less than add 0.75, 5. Now you can see here what is happening. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 prototypes. सब जगह फंक्शन का नाम सेम है, खाली रिटर्न टाइप
बी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डजंट मैटर। बट हियर द आर्ग्यूमेंट्स ये सब डिफरेंट है। यहाँ दो इंटीजर है, यहाँ दो इंटीजर, तीन इंटीजर है, यहाँ दो डबल है, यहाँ पहला इंटीजर दूसरा डबल है, और यहाँ एक पहला डबल है दूसरा इंटीजर, ठीक है, अलग अलग हो गया। अब अगर हम देखें कि पहला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐड को कॉल किया जा रहा है और दो इंटीजर वैल्यू पास की जा रही है। तो इन पांचों में से ये कौन सी प्रोटोटाइप को कॉल करेगा? पहली वाली प्रोटोटाइप से मैच कर गया तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इन्वोक होगा। यहाँ पे पहला इंटीजर दूसरा डबल, पहला इंटीजर दूसरा डबल, तो चौथे प्रकार की प्रोटोटाइप वाले फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा। यहाँ पे दोनों डबल है तो तीसरे प्रोटोटाइप से मैच कर गया, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर तीन इंटीजर है तो ये दूसरे प्रोटोटाइप वाले फंक्शन को कॉल करेगा। पहला डबल दूसरा इंटीजर, तो ये पांचवें प्रोटोटाइप वाले फंक्शन को कॉल करेगा। और डिपेंडिंग ऑन दी आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर डेटा टाइप्स, उसी प्रोटोटाइप को कॉल किया जाएगा जो कि उनसे मैच करेगी। इस चीज को कहते हैं फंक्शन को ओवरलोड करना, एक ही नाम से, विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा, इसका कोड अलग होगा। तो एक्सटर्नली तो हमको क्या लगेगा कि भाई सेम है, बल्कि इंटरनली इट इज डिफरेंट। तो फंक्शन की कॉल फर्स्ट मैचेस द प्रोटोटाइप हैविंग द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जैसे ये कॉल होती है तो पहले प्रोटोटाइप से मैच करवाया जाता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होनी चाहिए, उनकी टाइप समान होनी चाहिए, और फिर अप्रोप्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए कॉल किया जाता है कि बेस्ट मैच मस्ट बी यूनिक। अब इन पांचों में से जो बेस्ट मैच होगा वही कॉल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर, फ्लोट वेरिएबल लेकिन डबल कर रहा है, तो एक इंटीजर एक डबल है, क्या होगा, यही बेस्ट मैच है, यही कॉल होगा। The compiler first tries to find an exact match in which the type of actual arguments are the same and use that function। पहले तो वो समान मैच करवाने की कोशिश करता है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो कंपाइलर यूजेस द इंटीजर प्रमोशंस टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट सच एज कैरेक्टर टू इंटीजर और फ्लोट टू डबल। अगर मान लीजिए वहां लिखा था कैरेक्टर और वहां लिखा था इंटीजर, या यहाँ लिखा था कैरेक्टर वहां लिखा था इंटीजर, तो मैच नहीं हो पा रही है, और वही पॉसिबल मैच लग रहा है तो कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ ये फ्लोट जिसमें कन्वर्ट हो गया, डबल में कन्वर्ट हो गया और एग्जैक्ट मैच मिल गया। When either of them fails, the compiler tries to use a built-in convergence, implicit assignment conversion to the actual arguments, and then uses the function which matches the unique। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर भेजा और प्रोटोटाइप में लिखा हुआ है लॉन्ग इंटीजर और एक डबल, तो भैया इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर कन्वर्ट के हिसाब से लॉन्ग इंटीजर में, तो वो लॉन्ग इंटीजर वाला ही फंक्शन कॉल होगा। If all of the steps fail, then the compiler will try and user defined conversion with integer promotions and built-in conversion to find a unique match। अगर मान लीजिए ये भी बिल्डिंग कन्वर्जन फेल हो जाता है तो वो एक्सप्रेस कन्वर्जन की बात करता है और फिर मैच निकालने की कोशिश करता है।
तो इस तरीके से हम इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए फंक्शंस को पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट कर सकते हैं। Now coming to the next point, friend and virtual functions. What are they? कि जो हमारी क्लास होती है और उसके जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शंस को यूज करते हैं। इसलिए इन फंक्शंस के बारे में जो डिटेल डिस्कशन होगा वो क्लासेस पढ़ने के बाद होगा। अभी हम इस पे कोई ज़्यादा विशेष डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं तो हमारे कहीं बैक ऑफ माइंड ये भी होना चाहिए कि भाई फ्रेंड फंक्शन भी होते हैं और वर्चुअल फंक्शन भी होते हैं। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं C++ की लाइब्रेरी में, जैसे कि सील फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, लॉग फंक्शन, POW पावर फंक्शन, साइन फंक्शन, SQRT फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन है। क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे साइन कोसाइन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, पावर निकालनी है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू राउंडिंग करके अप में ले जाना, डाउन में ले जाना, तो उनके लिए परमानेंट फंक्शंस बने हुए हैं। आप उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और ये सारे के सारे फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी में मिलेंगे आपको। जैसे कि हमने सी में भी पढ़ा था, ये फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी में मिलते हैं। अगर इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं तो हम हमारे प्रोग्राम के बिगिनिंग में हैश सिंबल डिफाइन, तो हैश सिंबल इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन में math.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना न भूलें। इस तरीके से हमारा फंक्शंस के बारे में जो डिटेल थी वो खत्म होती है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स चैप्टर नंबर 5 एज पर द बालागुरु श्रमिक। तो कल हम 5वें नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इस फंक्शंस के बारे में जो पढ़ाया गया है उसे एक बार गो थ्रू होइए। थैंक यू।